गुड। किया क्या तुमने इसमें? ये तो ऐसे हो गया चलो हो सकता है। एक बात याद रखना है आप लोगों को। तो जैसे मैं एनवायरमेंट पढ़ा रहा था, मैं फिर से आ जाता हूँ कि मैं आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ा रहा था। कौन सा इकोसिस्टम? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मैंने पहले आपको क्या बोला था? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। क्या बोला बच्चे? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मैं आपको 3 तरह के इकोसिस्टम पर लेकर गया था। एक मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल, इट इज क्लियर। ट्रॉपिकल में मैंने एवरग्रीन भी बताया था, डेसिडुअस भी बताया था। तो ट्रॉपिकल को ही लो लैटिट्यूड का कहा गया। उसके बाद फिर मैं कहाँ चला गया? मिड लैटिट्यूड। तो जब मैं मिड लैटिट्यूड में गया था तो वो टेम्परेट जोन में गया था। किस में गया था? टेम्परेट जोन में। और टेम्परेट जोन में मैंने आपको इसमें बता दिया, इसमें भी एवरग्रीन और इसमें भी डेसिडुअस। इट इज क्लियर। और इसी में मैंने आपको मेडिटेरेनियन भी बताया। इज इट क्लियर एवरीवन? तो अब इसके बाद अब इसी में अगला कौन सा वेजिटेशन है? देखिए तो 3 वेजिटेशन बताया। तो आपको लो लैटिट्यूड का ही वेजिटेशन क्या है? टैगा वेजिटेशन। क्लियर है इसका? अब लिखिए टैगा, TAIGA, टैगा वेजिटेशन। टैगा वेजिटेशन, TAIGA, टैगा। पता है कब नहीं थी आप क्लास में बच्चे? गुड। टैगा वेजिटेशन, इज इट क्लियर? अच्छा ना, सबसे पहले मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, कल मैंने बताया था कि जो टैगा वेजिटेशन है उसी को बोरियल भी कहा गया है, उसी को कोनिफेरस कहा गया है, उसी को एल्पाइन भी कहा गया है। ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात है कि टैगा वेजिटेशन को जनरली हम हाई लैटिट्यूड में कवर करते हैं। कहां कवर करते हैं बच्चे? हाई लैटिट्यूड में कवर करते हैं। इट इज क्लियर। तो जब हम इसको हाई लैटिट्यूड में कवर करते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है। अगर टेम्परेचर कम होगा इसका मतलब यहाँ क्या होगी? ठंडक होगी। क्लियर है? लेकिन इसको समझना है कि ये मिलेगा कहाँ। सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए कि जो टैगा वेजिटेशन है वो टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बनाता है। इसका मतलब मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि नेचुरल वेजिटेशन इज इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, कि वेजिटेशन क्लाइमेट का क्या है? इंडेक्स है। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अगर मैं कोई वेजिटेशन अगर आपको बताता भी हूँ तो आप उस वेजिटेशन से उस क्लाइमेट की भी बात कर सकते हैं। क्लियर है? तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा टैगा वेजिटेशन, तो आप इसी को क्या कह सकते हैं? टैगा क्लाइमेट भी कह सकते हैं। क्लियर हो चुका? लिखेंगे दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट। दिस वेजिटेशन इज फाउंड in taiga type of climate. This vegetation is found in taiga type of climate. This vegetation is found in taiga type of climate, which is found in high latitude area. 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 Across 50 degree north latitude to approx 50 degree north latitude to 70 degree north latitude, approx 50 ठीक है? 50 degree north latitude to 70 degree north latitude, 50 degree north latitude to 70 degree north latitude। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में बैठाइए कि जो टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट जो आपको मिलेगा वो 50 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर कहाँ तक चला जाएगा? 70 डिग्री लैटिट्यूड पर। तो बच्चे क्या कीजिए कि 50 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 70 डिग्री लैटिट्यूड तक चला जाएगा। और मैंने आपसे अभी एक बात ये कहा, मैंने इसमें नॉर्थ लगाया। क्या लगाया बच्चे? नॉर्थ लगाने का मतलब है ये जो क्लाइमेट है सिर्फ कहाँ मिलेगा? मैंने साउथ में लगाया। अगर मैं सिर्फ लैटिट्यूड लगा तो आप दोनों में कंसीडर करें, मैंने तो लैटिट्यूड सीधा नॉर्थ का है, यानी 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में आपको ये मिलेगा टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसका मतलब इसका एरिया छोटा नहीं होगा। 50 डिग्री से 70 डिग्री को लेकर आप जा रहे हैं, इसका एरिया बहुत बड़ा होगा। अब क्या कीजिए कि 70 डिग्री के करीब अगर आप पहुंचते हैं तो आपको 66.5 डिग्री मिलता है।
मिलता है 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसका नाम क्या मैंने बताया था आप लोगों को? 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सबको समझ में आया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो 23.5 बचे, मैं 66.5 पे कह रहा हूँ। देखिए बहुत छोटी माइनर ये गलती है, लेकिन इट्स अ ब्लंडर मिस्टेक। आप जरा सोचिए, स्पॉन्टेनियस किसी ने अगर आपसे पूछ दिया कि बताओ क्या कहते हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन अगर आप इस तरह बोलेंगे तो पहले तो ज्योग्राफी वाले टीचर का तो ऐसे ही इज्जत, समझ ही रहे हैं, पूरी इज्जत का वो झंडा फहर जाएगा कि क्या पढ़ा गया है ज्योग्राफी वाला टीचर। मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ है, और अगर 66.5 को बोलेंगे तो नॉर्थ में आर्कटिक लाइन बोल दीजिए, साउथ में अंटार्कटिका लाइन बोल दीजिए, या उसी को नॉर्थ पोलर लाइन बोलिए, इसी को क्या बोलिए, साउथ पोलर लाइन बोलिए। तो ऐसा ब्लंडर मिस्टेक नहीं करने का, ये अक्षम्य अपराध है। मतलब एक ऐसा क्राइम है जिसकी क्षमा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप जिस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, इट इज एक्सपेक्टेड बाय यू, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। आप आंसर नहीं दीजिए पर ऐसे आंसर नहीं देना है। क्यों? इसलिए मैं, देखिए आई एम नॉट चीटिंग, मैं डांट नहीं रहा हूँ किसी को, इसलिए क्योंकि आप लोग प्रेपरेशन में आप ऊपर हैं, आपने एक वक्त लगा दिया है, उसके बाद अगर आप ऐसे जवाब देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी एबिलिटी को डिमोरलाइज करेगा। आप जरा सोचिए, अगर कोई जूनियर हो और आप इस तरह से बोलेंगे, वो जूनियर तुरंत आपके इमेज से एक्सरे निकाल देगा कि क्या सीनियर है, ये नहीं पढ़ते या ये। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें अपने रिस्पेक्ट को भी तो देखना है। इसलिए बच्चे, अगर कोई माइनर क्वेश्चन हो, मैं ट्रिक बताता हूँ, बोलो चुप रहो, लेकिन बोलो तो सही बोलो। मेरे सामने कोई करके मैं हमेशा कहता हूँ, अगर बोलो तो मैं सही कहूँगा, लेकिन ऐसी चीज़ों पे गलती नहीं करने का। समझ में आया? ये बहुत माइनर और बेसिक चीज़ है, इसको भूल जाएंगे तो ज्योग्राफी तो जीरो हो जाएगा, फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। और याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन निचले से निचले कमीशन तक में पूछी जाती है। वो नाम को पूछते हैं, बताइए नाम क्या है, तो ऐसी गलती नहीं करने का। मैंने इसलिए कहा आप सभी से, इन्होंने बोला मैं इनको नहीं कह रहा, मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि थोड़ा इन चीज़ों पर केयर कीजिए, वरना ये आपके कॉन्सेप्ट लॉजिक को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो फिर क्या कीजिएगा? समझ में आ रहा है ना? ये अपने लिए है। तो सबसे पहले याद रखिए बच्चे कि जब मैंने आपसे कहा कि 60.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास देखेंगे, इसका मतलब ये आर्कटिक लाइन हो गया। इसका मतलब है ये जो वेजिटेशन है ये आर्कटिक लाइन के साथ मिलेगा। क्या मिलेगा? ये आर्कटिक लाइन के साथ मिलेगा। लेकिन जब आप ग्लोब को देखते हैं, केयर कीजिएगा, देखिए आपको आंसर कैसे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे इस ग्लोब को देखते हैं तो आर्कटिक लाइन ऐसे है, तो मैंने आपको कहा था ना कि लैटिट्यूड एक सर्कल है, वो ऐसे अगर घूम जाएगी तो गोल सामने से आपको आर्कटिक लाइन दिखा रहा है, लेकिन यही तो ऐसे गोल कर घूमेगा। इसका मतलब है कि ये जो वेजिटेशन है या ये जो क्लाइमेट है, वेजिटेशन बोलिए या क्लाइमेट बोलिए, दोनों एक ही चीज है, आर्कटिक सर्किल के चारों ओर मिलेगा। दिख रहा है? एक तरफ नहीं, चारों ओर। तो सोचिए कितना बड़ा एरिया है, पूरे अर्थ का चक्कर लगा दिया, इतनी बड़ी जमीन वो इसी वेजिटेशन में आ गया। समझ में आ रहा है? लिखेंगे इट इज फाउंड along with the it is found along with the Arctic Circle. It is found along with the Arctic Circle, which is found along with the Arctic Circle. ब्रैकेट में लिखिए 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के सहारे मिलेगा और एकदम ऐसे सर्कल वाइज मिलेगा। दिख रहा है बच्चे? एकदम ऐसे क्या मिलेगा? सर्कल वाइज मिलेगा। तो सोचिए इसका एरिया कितना बड़ा हो गया। अब अगर आपसे इसका एरिया अगर आपसे पूछता है तो लिखेंगे, मतलब फिर पॉइंट बना करके लिखिए और देखिए इसको कैसे समझना है।
इसको इस तरीके से समझिए ये है कि अगर ये सर्किल के वाइज मिलेगा यानी इस छोर से लेकर इस छोर तक मिलेगा, यही तो मिला। इसका मतलब देखिए किसमें मिला, अलास्का। दिख रहा है, लिखिए इट इज फाउंड इन अलास्का, लिखिए चलिए इट इज फाउंड इन अलास्का, इट इज फाउंड इन अलास्का। फिर देखिए कनाडा, दिस इज फाउंड इन अलास्का, ALAS, लिखिए बच्चे के ALAS के, इट इज फाउंड इन अलास्का। फिर आगे देखो नॉर्थ अमेरिका, अलास्का नॉर्थ अमेरिका, देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो जो आपने नॉर्थ अमेरिका लिखा ब्रैकेट में, अब या एक काम कीजिए, नॉर्थ अमेरिका को ब्रैकेट में बंद कीजिए, नॉर्थ अमेरिका को ब्रैकेट में बंद कीजिए। अब लिखिए कनाडा, क्या लिखा, कनाडा। इसका तो अलास्का और कनाडा के दोनों किसमें है, नॉर्थ अमेरिका में, इसे एकदम करें। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए ना ग्रीनलैंड क्या है, आइसलैंड क्या है, फिर देखिए पूरा यूरोप आ रहा है, फिर लिखिए आप यूरोप, लिखिए यूरोप, यूरोप, ठीक है। फिर लिखिए आप आर्कटिक आइलैंड्स, आर्कटिक आइलैंड्स मतलब आर्कटिक ओशियन में अगर कोई आइलैंड है उसको भी मिल जाएगा, आर्कटिक आइलैंड्स। फिर लिखिए साइबेरिया, साइबेरिया, SIBERIA, साइबेरिया, लिखिए साइबेरिया, ओके। लिखिए पूरा एरिया समझ में आया। फिर आगे लिखिए लाइका बेल्ट, लाइका बेल्ट, लाइका बेल्ट यानी किसकी तरह बच्चे, एक पूरे बेल्ट की तरह। तो सोचिए कि अर्थ के इस छोर से लेकर उस छोर तक पूरा लाइका बेल्ट आपको ये मिलेगा। क्लियर हो चुका, यही है टाइगर। तो इसको नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अच्छा, दूसरी बात क्या है बच्चे, अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस किस लाइन का है तो क्या बोलिएगा, टाइगर लाइन में लिखिएगा मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस। कर लिखिए, मैंने कोई दिक्कत नहीं, आराम से उसको मैनेज कीजिए। मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस इज फाउंड इन दिस क्लाइमेट, मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस इज फाउंड इन दिस क्लाइमेट, मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस इज फाउंड इन दिस क्लाइमेट। तो हमने देखा कि मैक्सिमम अगर टेम्परेचर डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ मिलेगा तो क्या मिलेगा, टाइगर क्लाइमेट, ठीक। अच्छा, अब देखिए ये तो पूरा लेस टेम्परेचर का एरिया है, एरिया क्या है बच्चे, लेस टेम्परेचर का एरिया है। लेकिन लेस टेम्परेचर के साथ साथ ये पूरा स्नोफॉल का भी बेल्ट है, क्या है, पूरा स्नोफॉल का बेल्ट है। लिखिएगा इट इज बेल्ट ऑफ लेस टेम्परेचर एंड स्नोफॉल, it is built of less temperature and snowfall, less temperature and snowfall, it is built of less temperature and snowfall। तो हमने ये भी देखा कि एक ऐसा बेल्ट है जहाँ पर टेम्परेचर भी कम है और पूरा का पूरा क्या है, स्नोफॉल का बेल्ट है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ का दिन ठीक भी हुआ तो रात तो बहुत टफ हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ का दिन की तुलना में रात बहुत ही टफ होती है, कड़ाके की सर्दी पड़ती है। इट इज क्लियर। अच्छा, अब आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। इसमें क्या हुआ है कि यूरोप में एक देश है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक झील है जिसका लिचेनस्टाइन नाम है, लिचेनस्टाइन एक झील है, लेक है। तो रात का वक्त है, ठीक है, रात का वक्त है। तो अचानक एक मतलब समझिए बूढ़े बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं, क्लियर है। तो अचानक एक नौजवान उस होटल में आता है और अपना खाना पानी मांगता है। उस खाना पानी खा के लोगों ने उससे पूछा कि तुम इतनी रात में नौजवान किस तरफ से आ रहे हो? तो वो कहता है कि मैं इस तरफ के ईस्ट के तरफ से आ रहा हूँ, घोड़ा मेरा मैंने बाहर बांध रखा है। तो उन लोगों ने कहा कि तुम्हें पता भी है तुमने महान लिचेनस्टाइन लेक को पार कर लिया है, मतलब तुमने उस झील को पार कर लिया है। वो लड़का ये सुनते ही बेहोश हो गया, उसका हार्ट अटैक से मौत हो गई कि मैंने ये काम कर लिया। जो लेक इतना खतरनाक है, बर्फ में जमी हुई है, कोई पार नहीं कर सकता, मैंने उस रात के अंधेरे में उस लेक को पार कर दिया अपने घोड़े से।
तो मतलब सोचिए कि इतना वो एक्सट्रीम वो नॉलेज थी कि वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। ये कहानी है यहाँ के लोगों में। तो सोचिए यहाँ पर सर्दी कितने कड़ाके की है कि हमारी हालत खराब हो सकती है। ओके, तो लाइफ तो यहाँ पर इजी है ही नहीं। क्लियर? अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत कम है, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इसी जंगल के पास एरिया है। अगर पूछेगा कि वर्ल्ड में किस जंगल के पास सबसे ज्यादा एरिया है तो क्या बोलिएगा? टाइगर। समझ में आया? लिखिए, दिस फॉरेस्ट हैज मैक्सिमम एरिया इन द वर्ल्ड। 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 तो बताइए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है? इस जंगल के पास। बच्चे आपसे सवाल, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एरिया इस जंगल के पास है। आपने देखा कितना ज्यादा जंगल पूरा एरिया है इसके पास। इसका मतलब है कि इसमें प्रोडक्टिविटी, मतलब जंगल की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी मैक्सिमम हो जाएगी। बायोडायवर्सिटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि यहाँ प्रोडक्टिविटी और बायोडायवर्सिटी दोनों मैक्सिमम हो जाएगा तो इसके पास बहुत एरिया? कभी नहीं होगा। याद रखिए, जब भी बायोडायवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी होगा वो हमेशा हाई टेम्परेचर में होगा, और वो कहाँ पर होगा? इक्वेटर में। तो कहने को इस जंगल के पास सबसे बड़ा एरिया है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी और बायोडायवर्सिटी वर्ल्ड में क्या है? मिनिमम है। लिखिए, बट इट हैज मिनिमम प्रोडक्टिविटी एंड बायोडायवर्सिटी, बट इट हैज मिनिमम productivity and biodiversity, but it has minimum productivity and biodiversity, but it has minimum productivity and biodiversity। तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग बच्चे, कि कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन आपके जो प्रोडक्टिविटी और बायोडायवर्सिटी है वो दोनों क्या है? मिनिमम। इसका मतलब पेड़ों की जाति कम होगी। अच्छा, और एक को भी जान लीजिए, यहाँ के जो पेड़ है वो कोनिकल शेप में, किस शेप में? कोनिकल शेप में, क्योंकि एक तो टेम्परेचर नहीं है, उस पर से बर्फबारी हो रही है। और मैंने आपको ये कहा कि जियोग्राफी का जब जंगल पढ़ा रहा था कि यहाँ के पेड़ बर्फ से बचने के लिए किसके शेप में होते हैं? कोनिकल शेप में। ठीक है, लिखेंगे, ट्रीज आर इन कोनिकल शेप, ट्रीज आर इन कोनिकल शेप, ट्रीज आर इन कोनिकल शेप, trees are in conical shape to avoid the snowfall, to avoid the snowfall, to avoid the snowfall। snowfall को क्या करना है बच्चे? अवॉइड करना है। ठीक है, ताकि उन पे बर्फ भी नहीं टिक सके। दूसरी बात है कि इनको ट्रांसपिरेशन को भी मिनिमाइज करना है, ताकि अगर दिन में धूप हो तो ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा नहीं हो। फिर लिखेंगे, एंड ऑल्सो for minimizing the transpiration, and also for minimizing the transpiration, and also for minimizing the transpiration, and also for minimizing the transpiration। और ट्रांसपिरेशन को भी क्या करना है? मिनिमाइज करना। इसलिए याद रखिएगा कि ये जो जंगल है, एक तो ये वर्ल्ड में कम भी है, ठीक है, मतलब बहुत है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है, एक को बर्फबारी से बचना है, कोनिकल शेप में है, ट्रांसपिरेशन कम करना है, इसलिए इनकी पत्तियों की हालत ये है। अच्छा, एक बात है कि जैसे मैंने क्या कहा कि यहाँ सर्दी का जो पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है। इसका मतलब यहाँ गर्मी का पीरियड ना के बराबर है। ठीक, लिखेंगे, विंटर पीरियड इज वेरी लॉन्ग, विंटर पीरियड इज वेरी लॉन्ग, विंटर पीरियड इज वेरी लॉन्ग, यानी यहाँ पर जो विंटर का पीरियड बचे वो बहुत ही क्या है? लंबा है। ठीक है, एंड ऑल्सो गेट्स गुड रेनफॉल, एंड ऑल्सो गेट्स गुड रेनफॉल, और रेनफॉल भी ठीक होता है, एंड ऑल्सो गेट्स गुड रेनफॉल, गुड रेनफॉल, एंड ऑल्सो गेट्स गुड रेनफॉल। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ की जो लकड़ी होती है वुड्स, वो सॉफ्ट होती है। क्या होती है? सॉफ्ट होती है, इसलिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक यूज इन्हीं का है। याद रखिएगा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक यूज किसका है? इसी का है। लिखेंगे, वुड्स आर सॉफ्ट, वुड्स आर सॉफ्ट,
दूसरा शॉर्ट। इनकी लकड़ियां क्या है बच्चे? शॉर्ट है। हेंस इट इज इकोनॉमिकली यूजफुल। हेंस इट इज इकोनॉमिकली यूजफुल। हेंस इट इज इकोनॉमिकली यूजफुल। इसीलिए क्या हो जाएंगे बच्चे? इकोनॉमिकली बहुत ही क्या हो जाएंगे? ये यूजफुल। ये भूलिएगा नहीं, ये इकोनॉमिकली क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। क्या यूज है इनका? एनीबॉडी? इनसे क्या बनता है? क्या यूज है? हाँ बता, इस बार गलती नहीं करना, बता इससे क्या बनता है? कोई नहीं, कुछ नहीं बता सकते। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बताओ। अब बोलो, कोई नहीं, आप ही बोलो, क्या दिक्कत है? किस स्क्रिप्ट में बात कर रहे हैं? थोड़ा तेज बोलो। चलिए आप लोग बताइए क्या यूज है इसका? क्या यूज है इसका? इधर से कोई महानुभाव क्या बोला? फर्नीचर। लकड़ी हो तो फर्नीचर होना है। मेन इकोनॉमिक यूज बताइए। पेपर इंडस्ट्री। कहा था ना हाई क्वालिटी पेपर। मेन यूज इनका क्या है? पेपर। समझ में आया? इनको टिम्बर वुड भी कहते हैं। ओके, और ये क्या है? पेपर इंडस्ट्री। लिखेंगे ये सब चीज है, यही है आपका। ठीक है, लिख लीजिए पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री लिख लीजिए। पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री। पेपर पेपर समझ रहे हैं? ब्लैक पेपर नहीं का, पेपर का। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बताइए फिर। फॉरेस्ट वेजिटेशन में और देखिए क्या था, कैसे जो ग्राफ बनाइए बताइए। हाँ, ग्रासलैंड मिलता है। अब देखिए ग्रासलैंड, क्योंकि पेपर में वो आपको पहले फॉरेस्ट में तीनों बता दिया। अब किस में आएंगे हम? ग्रासलैंड। फिर ग्रास के बाद क्या है? ग्रासलैंड को ग्राफ करना। हाँ ये ग्रासलैंड हो रहा है, टेम्परेट है, और फिर ट्रॉपिकल है, फिर डेजर्ट है, फिर टुंड्रा है। चलिए ग्रासलैंड में आ जाइए। अब लिखिए ग्रासलैंड। 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 ओके, ग्रासलैंड। ठीक, लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड। 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 तो कितने तरह के ग्रासलैंड हैं? दो। इज इट क्लियर बच्चे? यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाऊंगा, उसमें प्लीज इंपॉर्टेंट का मार्क लगाकर पढ़ना, वहां से क्वेश्चन आता है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लिखिए पहला, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लिखिए आप लोगों ने। पहला क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इसमें इंपॉर्टेंट का मार्क लगाइए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में। इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि यहाँ से खूब क्वेश्चन आता है। सबसे पहले याद रखिए, मैंने आपको एक और चीज बताया था कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को एक और नाम दिया था मैंने। क्या नाम दिया था? देखिए कॉपी में लिखा है ना मैंने। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना क्या दिया था? सवाना। लिखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और सवाना ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और सवाना ग्रासलैंड याद रखिएगा। आप ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की सवाना है, खुलकर नहीं बोलते वो, यहाँ पे क्वेश्चन के साथ देंगे क्या बोलेंगे? चार तरह का घास का नाम दे देंगे और बोलेंगे कि इनमें से कौन अलग है उसको अलग कीजिए। अब आपको लगेगा ये तो चारों घास से अलग कैसे होगा? अलग होगा, एक टेम्परेट और फिर क्या होगा? कौन आता? चलिए यहाँ तक तो समझ में आया। तो सबसे पहले आपने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लिखा और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में क्या लिखा बच्चा? आपने सवाना लिखा। अब इसको इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दीजिएगा। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आए अब हम पूरा सीखेंगे। इसमें आपको कुछ ऐसी बातें, कोई बात ठीक है। आप लिखे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सवाना। अब पहले जानिए
ये कहाँ पर मिलेगा। इज इट क्लियर? हमेशा याद रखिएगा बच्चे, ये जो ग्रास लैंड है, मैंने क्या कहा था, जैसा वेजिटेशन होगा वैसा क्लाइमेट होगा। तो सवाना ग्रास लैंड को कहा गया है कि ये सवाना क्लाइमेट में ही मिलता है, यानी सवाना ग्रास लैंड भी है और सवाना क्लाइमेट भी है। लिखिए, दिस ग्रास लैंड इज फाउंड, दिस ग्रास लैंड इज फाउंड in savanna oblique सुडान SUDAN सुडान, अफ्रीका का देश है सुडान। पहले सबसे बड़ा देश था, अब जब सुडान टूट गया तो अब ये छोटा देश हो गया है, सुडानी पीपल। ओके, अच्छा आपने लिखा दिस, क्या लिखा, दिस ग्रासलैंड इज फाउंड सवाना और सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसका मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये किस क्लाइमेट में मिलता है, तो आप बोलिएगा कि सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में भी, और सवाना क्लाइमेट में क्या बोला गया है, सुडान। तो चाहे सवाना क्लाइमेट बोलिए या सुडान क्लाइमेट बोलिए, दोनों एक ही चीज है और यही ग्रासलैंड मिलेगा। लेकिन अब इसका भी लैटिट्यूड होगा। तो बच्चे, जैसा मैंने आपको क्या कहा था कि जो टैगा है वो आपको साउथ हेमिस्फीयर में नहीं है। टैगा कहाँ बच्चे, साउथ हेमिस्फीयर में नहीं है, मैंने नॉर्थ कहा था, ठीक है। लेकिन क्या टैगा नॉर्थ में 50 से 70 डिग्री के बीच में, तो मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर वर्ल्ड में दूसरी जगह खोजा जाए तो क्या टैगा वेजिटेशन मिलेगा? अगर वर्ल्ड में दूसरी जगह कहा जाए इससे अलग, तो क्या मिल जाएगा टैगा वेजिटेशन? मिल तो जाएगा। आपको मैंने हिमालय में पढ़ाया था कोनिफेरस फॉरेस्ट। तो सभी लोग याद रखिए कि टैगा वहां मिलता है जहां टेम्परेचर कम होता है, टैगा वहां मिलता है जहां टेम्परेचर कम होता है। और मैं आपको समझा रहा हूं कि लैटिट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा और ऊंचाई बढ़ेगा तो भी टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसलिए अगर टैगा वेजिटेशन को वर्ल्ड के दूसरे जगह खोजना होगा तो जमीन पर नहीं, हाई माउंटेन्स में देखना होगा। कहां देखना होगा? हाई माउंटेन्स। उसी तरह अब अगर सवाना का आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सवाना किस लैटिट्यूड में है, तो याद रखिएगा 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच है। 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच है, ऊपर भी और नीचे। लिखिएगा, दिस क्लाइमेट इज फाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बता रहा हूं। दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन बोथ हेमिस्फीयर, दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन बोथ हेमिस्फीयर between 5 degree to 20 degree north and south latitude, between 5 degree to 20 degree north and south latitude, between 5 degree to 20 degree north and south latitude, 5 degree to 20 degree north and south latitude। अब देखिए तुरंत आपके दिमाग ने क्या बोला कि ये जो क्लाइमेट है ये 5 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में मिल रहा है। इज इट क्लियर? ठीक, तो हम इसको यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं। सभी लोग क्या कीजिएगा, देखिए एकदम इसको इजी करने समझिए। अगर मान लीजिए कि मैं ऐसे वर्ल्ड का अगर नक्शा बना देता हूँ, तो देखिए बच्चे यही था ना 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो मैंने आपको बताया था कि जो 0 से 5 है ये इक्वेटर का क्लाइमेट हो गया। तो देखिए यहाँ मैंने 5 डिग्री लिखा, यहाँ पे क्या लिखा 5 डिग्री। लेकिन 5 से अगर मैं 20 के बीच जाता हूँ, 5 से लेकर कहाँ जाता हूँ मैं 20 के बीच जाता हूँ, तब मुझे क्या मिल जाता है? सवाना। क्या मिल जाता है बच्चे? सवाना। दिख रहा है? तो क्या मैं ये कहूँ कि सवाना इक्वेटर क्लाइमेट के दोनों तरफ मिल रहा है? यानी जहां इक्वेटर का क्लाइमेट खत्म होता है वहां क्या शुरू होता है? सवाना शुरू होता है। लेकिन अब इसी चीज में मैं आपको एक और आंसर निकाल कर दिखा देता हूं, क्योंकि हम वो नहीं सोचते और ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछेंगे। इज इट क्लियर? देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं आपको क्या कर रहा हूं कि अफ्रीका का नक्शा बना देता हूं। कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो अफ्रीका में यहाँ इक्वेटर का क्लाइमेट है, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था ना यहाँ पर सहारा डेजर्ट है। ये क्या है बच्चे? सहारा डेजर्ट है। इसका मतलब है सहारा डेजर्ट है, इसका मतलब ये डेजर्ट का क्लाइमेट है। सहारा डेजर्ट यानी कौन सा क्लाइमेट है? डेजर्ट का क्लाइमेट है। और ठीक यहाँ पर अगर 5 डिग्री पर आते हैं तो यहाँ पर कौन सा क्लाइमेट है? इक्वेटोरियल का क्लाइमेट है।
क्लाइमेट है और इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, इसी के बीच में कौन हो गया? सवाना हो गया। इसका मतलब है सवाना एक ऐसा क्लाइमेट है जिसके नीचे एवरग्रीन फॉरेस्ट है और उसके ऊपर डेजर्ट है। दिख रहा है? उसी तरह नीचे देखिएगा तो सवाना के ऊपर आप देखें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है और नीचे देखिए तो डेजर्ट है। इसका मतलब है सवाना क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट और सहारा डेजर्ट क्लाइमेट के क्या है? बीच में मिल रहा है। लिखिए, इट इज फाउंड बिटवीन, समझना है, इसलिए एक चीज को लॉजिकली समझिएगा। इट इज फाउंड बिटवीन इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, इट इज फाउंड बिटवीन इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, it is found between equatorial type of climate, it is found between equatorial type of climate and it is found between equatorial type of climate and Sahara 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 type of climate। तो प्लीज आप सभी बच्चे इसको याद रखिएगा कि ये जो क्लाइमेट है ये आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट और फिर सहारा क्लाइमेट के क्या है बच्चे? बीच में मिल रहा है। इसीलिए भूलिएगा ना, ये है सवाना। सवाना कहता है कि देखो मेरे नीचे जंगल है और मेरे ऊपर डेजर्ट है, तो क्या आपको लग रहा है एज इफेक्ट दोनों के बीच? सोचिए कितना बड़ा एरिया है, ठीक। लेकिन अब मैं आता हूँ इसके क्वेश्चंस पे। सबसे पहले क्लियर कीजिएगा कि नीचे टेम्परेचर भी बहुत है, बारिश भी बहुत है, तो जैसे आप सवाना में अगर जाएंगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर भी कम होगा और बारिश भी क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रहा है? ठीक। अब मैंने आपको एक चीज समझाया था, ठीक है, ज्योग्राफी में, कि इक्वेटर पर सीजनल चेंज का पता नहीं चलता क्योंकि वहां सूरज की रोशनी सालों भर सीधी पड़ती है। अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यूपीएससी का क्वेश्चन है, आप अपने दिमाग से आंसर को निकालने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने पूछा है कहाँ, किस क्लाइमेट में सीजन का पता चलने लगता है? क्या बोलिएगा? सवाना। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के क्या है? ऊपर है, तो यानी इक्वेटर से गर्मी कम हुई, इसका मतलब है सीजन चेंज का पता चलेगा। तो सवाना क्लाइमेट ही सबसे पहले बताता है कि सीजन चेंज होता है। लिखिए, यही क्वेश्चन था इसलिए कहा इसको एकदम तरीके से समझिएगा। लिखिएगा, सवाना क्लाइमेट, सवाना क्लाइमेट आइडेंटिफाइज, सवाना क्लाइमेट आइडेंटिफाइज clear seasons, savanna climate identifies clear seasons, यानी जो सवाना क्लाइमेट है बच्चे वो आइडेंटिफाई कर देता है क्लियर सीजन को। इसलिए भूलिएगा नहीं कि सवाना से इस सीजन का क्या होगा पता चलता है। ओके, अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि ये क्या है? ग्रासलैंड है बच्चे, इसलिए ग्रासलैंड बनेगा क्योंकि बारिश क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जब बारिश कम होगी इक्वेटर की तुलना में, तो मैंने कहा था ना पेड़ पौधे छोटे हो जाएंगे और छोटा होगा तो किसमें बदल जाएगा? घास में। इसलिए यहाँ पर क्या मिलता है? घास। लेकिन उस घास को क्या बोला गया है? ट्रॉपिकल, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। लिखिए, ट्रॉपिकल ग्रास फाउंड हियर, ट्रॉपिकल ग्रास फाउंड हियर, ट्रॉपिकल ग्रास फाउंड हियर। यहाँ पर कौन सा ग्रास मिलेगा बच्चे? कौन सा घास मिलेगा? क्या मिलेगा? ट्रॉपिकल। क्लियर हो चुका? तो यहाँ भी खूबी है कि आपको ट्रॉपिकल ग्रास मिलेगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा बहुत बीच में बिखरे हुए पेड़ भी मिलेंगे। बिखरे हुए क्या बच्चे? आपको पेड़ भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं सोचिएगा कि पेड़ नहीं मिलेंगे, बिखरे पेड़ भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो तुलनात्मक रूप से हमेशा क्या होंगे? कम होंगे, ठीक है। और मान लीजिए अगर पेड़ बड़े भी होंगे तो आपको पता है ना वो जानवर आ जाएंगे, वो पेड़ों के ऊपर से ऊपर ही खा जाएंगे, तो पेड़ तो उठेगा ही नहीं, तो डोमिनेट कौन करेगा? घास करेगा। इसलिए पूरा का पूरा बायो क्या है? ग्रास का बायो है। इट इज क्लियर? ठीक। लेकिन इस पर भी मैं अब आपको जो चीज सिखाने जा रहा हूँ उसको समझिएगा तो देखिएगा आपको बहुत कुछ एकदम क्लियर होता जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ पर सभी बच्चे क्लियर कीजिएगा। देखिए कैसे समझना है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, ये 5 डिग्री से लेकर कहाँ तक जाएगा? 20 डिग्री तक जाएगा। तो पहले बच्चे 5 डिग्री लैटिट्यूड से कहाँ हम इसको लेकर जाएंगे? 10 डिग्री लैटिट्यूड। पहले समझिएगा, यानी इसके नीचे इक्वेटर का क्लाइमेट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक।
उसी तरह फिर हम इसको क्या करेंगे 10 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के कहाँ लेकर चले जाएंगे 15 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक, उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे 15 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर कहाँ चले जाएंगे 20 डिग्री लैटिट्यूड, और उसके बाद डेजर्ट मिलने लगेगा। उसके बाद क्या मिलेगा डेजर्ट। और देखिए मेरे पढ़ाने का जो तरीका है बच्चे कि मैंने जो वेजिटेशन का पैटर्न बता रहा था, तो पहले मैंने फॉरेस्ट कहा था, फॉरेस्ट के बाद मैंने ग्रासलैंड कहा, और ग्रासलैंड के बाद मैंने डेजर्ट ही लिखवाया हुआ। दिख रहा है? तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं नोट्स में कोई डायरेक्शन नहीं रखता, जो भी आपको लिखवाऊंगा वो ऑलरेडी डायरेक्शन में चलेगा अकॉर्डिंग टू योर माइंड, आपके दिमाग के ही अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर सभी लोग क्या चाहिए, तो ये समझ में आया। अब क्या करो, ये इक्वेटर के करीब है, इसका मतलब यहाँ बारिश क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो बारिश होती है बच्चे, आप लोग इसको याद रखिएगा, लगभग 200 cm से अगर घटेगा तो कहाँ तक चला जाएगा 150 cm तक। देखिए उल्टा नहीं लिख रहा हूँ, बारिश को मैं घटा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जाएंगे तो बारिश और घटेगा, तो 150 cm से फिर कहाँ चला जाएगा 100 cm। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद क्या कीजिए, जब यहाँ पर बारिश घटेगा तो फिर 100 cm से घटकर कहाँ चला जाएगा 50 cm, और कहा था ना 50 cm के नीचे डेजर्ट मिल जाता है। और देखो अचानक क्या मिल गया डेजर्ट। ये बारिश बहुत बड़ी बात है बच्चे, नेचर इतनी अजीब चीज है कि 1 सेकंड के अंदर सब कुछ बदल दे। तो देखिए ये बात आप लोगों को एकदम समझ में आ गई, लेकिन इसके बाद अब जब मैं बताऊंगा बहुत जबरदस्त चीज होगी। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसके आगे ऐसे लिखिएगा, मेरे आगे वो जगह नहीं है यहाँ तो लिख नहीं पाऊंगा, तो मैं नीचे लिखूंगा। बस मैं कोशिश सोच रहा था कि नीचे ये इसको टच करना है, उसके बाद ठीक है। मैं तो देख रहा था कि आप लोग आता है अच्छा लेना, लेकिन मुझे याद था सर। ओके अब यहाँ क्या लीजिए, सबसे पहले अब समझिए, यहाँ पर हम इसी को कहेंगे वुडलैंड। क्या कहा जाता है इसको, वुडलैंड। अब पता चला वुडलैंड क्या है। अगर वुडलैंड पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 5 से 10 डिग्री के बीच के एरिया को क्या बोलेंगे, वुडलैंड, क्योंकि यहाँ पर बारिश क्या है, ज्यादा है। ओके अच्छा अब क्या है, यहाँ पे बारिश कम हो गई, इसी को कहा जाएगा पार्क लैंड। क्या कहा जाएगा इसको बच्चे, पार्क लैंड। तो वुडलैंड यहाँ क्या बन गया, पार्क लैंड। कोई दिक्कत नहीं, वुडलैंड क्या बना, पार्क लैंड। और पार्क लैंड का मतलब हो गया ट्री प्लस ग्रास, ट्री प्लस ग्रास। और यहाँ पर सिर्फ क्या है, ट्री, क्योंकि यहाँ इक्वेटर का इफेक्ट है, ठीक। और जब हम यहाँ पर चले जाएंगे तो इसी को हम 100% क्या बोलेंगे, ग्रास। यही होता है वुडलैंड, पार्कलैंड और ग्रासलैंड। पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब इसको क्या कीजिए सभी बच्चे, इसको एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाएगा समझ में, चलो ठीक है। एक ही होगी सर, वाह ज्यादा ही, चलिए अरे मुझे सिर्फ पढ़ाने आता है, ये मैंने सीखा नहीं। मुझे जब फोन चलाने आज तक नहीं आया ढंग से, तो ये क्या चलाना है, कहा ना जो टेक्निकली जो होता है इलिटरेट है हम लोग। गुड सिटी मारना यही होगा, गजब। यही कॉन्सेप्ट बच्चे वुडलैंड, पार्कलैंड और ग्रासलैंड।
गया ना, छप गया, ठीक। तो अब एकदम ये बात याद रहेगी आपको, वुडलैंड, पार्कलैंड एंड ग्रासलैंड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डेजर्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हमने इस चीज को अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ पर एक चीज और क्या कीजिएगा बच्चे सभी लोग, ठीक है। अब सिर्फ देखिए बारिश कम होना ही वो फैक्टर है, बारिश कम होना ही क्या है, वो फैक्टर है। बारिश कम हो रहा है, हर एक चीज क्या अपने आप बदल जा रही है, अपनी अपनी जगह को अचीव कर रही है, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने अभी टेम्परेट ग्रासलैंड है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात कर रहा हूँ। ये जो घास होती है ये टफ होती है, इनकी ऊंचाई लगभग आपको 2 to 8 मीटर होगी, 2 से 8 मीटर के करीब लिखेंगे। ग्रासेस आर टफ, ग्रासेस आर हार्ड लिखेंगे, ग्रासेस आर हार्ड, ग्रासेस आर हार्ड। अगर हम लोग खाएंगे तो छिल जाएगा जी, गुड, हार्ड, HARD, वेरी गुड। तो ग्रासेस क्या है, हार्ड है। अब बताइए, तो अब ऊंचाई लीजिए ब्रैकेट में 2 मीटर टू 8 मीटर, 2 मीटर टू 8 मीटर। इज इट क्लियर, ठीक। अब थोड़ा समझिएगा बच्चे, घास की ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर से 8 मीटर घास की ऊंचाई है। अब इतनी ऊंचाई पर अगर घास है तो जाहिर है हमसे आपसे तो ऊपर ही इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर हम लोग को घास खाना होगा तो 8 मीटर ऊपर जाना होगा, जाना तो होगा, जब अगर घास खाना है तो 1 मीटर ऊपर भी जाना होगा। नीचे नहीं खाया जाता ना घास, आपके इतनी इतनी बात नहीं काटना यार, हाथ को काट, घास काटने जाएगा कोई नीचे से काटे जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि 2 से 8 मीटर ऊपर, और मान लीजिए अगर नहीं चला गया घास खाने के लिए, तो नेचर क्या होता है कि जब हम घास खाते हैं तो ऊपर ग्रेज ऊपर होता है, जड़ को ग्रेज नहीं किया जाता, घास हमेशा ऊपर खाता है। अगर मान लीजिए मेरे को घास खाना है तो ऊंचाई तो 2 से 8 मीटर है, तो मैं जा तो नहीं सकता, लेकिन घास भी खाना है, भूख तो लगी तो घास तो खाऊंगा। इसका मतलब मेरे को ये जो है, ये जो टुकड़ा बहुत छोटा है, इसको बढ़ाना होगा, क्या बन जाएगा, जिराफ। तो बताइए इस जंगल का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, लिखिए, समझ में आया। ऐसे ही नेचर में नहीं दे दिया इतना लंबा जबान, गुड, ऐसे होगा ना जिराफ। लिखिए जिराफ, जिराफ, गुड, GI, क्या है जिराफ का स्पेलिंग कौन बताए, क्या है जिराफ का स्पेलिंग, जेड से होता है, जी से, जी होगा ना, GIRAF, ये सिंपल है, GIRAF। चलिए बाद में देख लीजिएगा जिराफ। तो क्या कीजिएगा, जिराफ इज द रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है, जिराफ इज द रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है। तो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव एनिमल कौन है, जिराफ है। और देखिए उसको कोई काम नहीं, गर्दन लंबा कर आराम से ऊपर से घास खा रहा है। अब नीचे कोई घास काटे तो काटे, उसको क्या जाता है, वो अपना खा करके चल जाएगा। अच्छा, इस क्लाइमेट में एक प्रॉब्लम है, यहाँ जंगल की आग बहुत लगती है, फॉरेस्ट फायर जो है यहाँ हमेशा होता है, लिखेंगे, हाँ, इट इज अफेक्टेड बाय फॉरेस्ट फायर, इट इज अफेक्टेड बाय फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगती रहती है, वही वाली बात है, इट इज अफेक्टेड बाय फॉरेस्ट फायर। यहाँ पर आपको फॉरेस्ट फायर के बच्चे खूब मिले, जंगल में आग अपना लगता है, इट इज के। अच्छा, अब जो पेड़ होते हैं जिनके पास वो स्टेम होते हैं, तना करने वाले होते हैं, स्टेम वाले, तो जब वो बड़े होते हैं तो जानवर उनको ग्रेस कर लेते हैं, इसलिए हम पेड़ उतना ऊपर नहीं हो पाता। फिर लिखेंगे ट्रीज आर ग्रेस्ड बाय हर्बीवोरस, ट्रीज आर ग्रेस्ड मतलब उसको चर लिया जाता है, ग्रेस्ड बाय हर्बीवोरस, ट्रीज आर ग्रेस्ड बाय हर्बीवोरस। So grasses dominate, so grasses dominate, so grasses dominate,
सो ग्रासेस डोमिनेट, इसलिए यहाँ पे कौन डोमिनेट करेगा? घास, ठीक, क्योंकि पेड़ बड़ा होगा वो खा लेंगे। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे हर्बीवोरस मिलेंगे, घास खाने वाले, तो हर्बीवोरस मिलेंगे तो फिर कार्निवोरस भी तो आएंगे, लिखिएगा कार्निवोरस आल्सो फाउंड, कार्निवोरस आल्सो फाउंड, कार्निवोरस आल्सो फाउंड, यानी हर्बीवोरस भी मिलेंगे और कार्निवोरस भी मिलेंगे, आल्सो फाउंड। इट इज क्लियर, ये सवाना की खूबी है। आएगा समझ में बच्चे? ठीक, तो आपने देखा कि एक तो बारिश का में क्लियर आपको यहाँ पर सीजन मिलना शुरू हो जाएगा, घास डोमिनेट करेंगे, क्लियर, ग्रासेस क्या होंगी? वो टफ होंगी। आपको मैंने जब टेम्परेट पढ़ाया था तो टेम्परेट में मैंने सॉफ्ट एंड स्वीट ग्रास लैंड कहा था, लेकिन यहाँ ग्रास क्या है? हार्ड, ठीक, उसकी तुलना में अलग है। इट इज क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर क्या है? वैसे ट्राइब मिलेंगे जो एनिमल हस्बेंड्री का भी काम करेंगे, लिखेंगे वो पॉस्चर होता है, पॉस्चर ट्राइब्स जो जानवरों को घुमाते हैं, एक वर्ड है, आप लोग नहीं जानते इस वर्ड को, नेट पे देखिए पॉस्चर ट्राइब, कोई पॉस्चर ट्राइब देखिए क्या बोलता है, पॉस्चर ट्राइब ऐसे लिखे तो क्या बता रहे हैं पॉस्चर ट्राइब के बारे में? नोमेड्स नहीं, इमेजेस। ऑल में करना ना, फिर आपने इमेज में रखा होगा, ऑल कीजिए, और में नहीं है सर। पॉस्चर ट्राइब के लिए क्या बता रहे हैं? एक सेकंड, ट्राइबल पॉस्चर, हाँ पेस्टोरल है ना, आपने पोस्चर बना दिया, पोस्चर ट्राइब का पोस्चर, अरे लिखे जो बोल क्या रहा हूँ, लिखेंगे पास्टोरल, वही तो क्या लिखे, PASTORL, पास्टोरल ट्राइब्स, PASTORAL, PASTORAL, pastoral tribes, okay, are nomadic tribe, keeps cattle here, keeps cattle, ये keeps cattle, आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये आपको ट्राइब मिलेंगे, वो पशु रखते हैं। एग्जाम्पल मसाई, लिखिए मसाई ट्राइब, MASAI मसाई ट्राइब, MASAI मसाई ट्राइब। तो यहाँ पर कौन मिलेंगे बच्चे आपको? मसाई ट्राइब, ओके, लिखा आपने मसाई ट्राइब ऑन ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेटू, ऑन ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेटू, मसाई ट्राइब ऑन ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेटू। किस प्लेटू पर मिलेंगे ये? ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेटू पर यही मसाई ट्राइब मिलते हैं। और जानते हैं मसाई ट्राइब क्या है? ये एनिमल घुमाते हैं इसी सवाना में, और इनकी खूबी पता क्या है? ये गाय का खून पीते हैं। क्या करते हैं? गाय का खून पीते हैं। उस तरीके से नहीं, जैसे गाय वगैरह में देखते हैं यहाँ पे स्किन सा लटका रहता है, उस पर वो कट बनाते हैं और पाइप से खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ये है। दूसरी बात है, ये जो ट्राइब्स हैं ये सब आपको 6-7 फीट से ऊपर नहीं नजर आएंगे। आपने इस ट्राइब को देखा है सोशल मीडिया पर, वो जो भाई बनाते हैं क्लिप पॉल नाम का लड़का आता है लाल रंग का, वो ऐसे करके जो कपड़ा पहनता है, जनरली आप इंडियन सॉन्ग्स में वो करते हैं, वो मसाई लड़का है। वो दोनों भाई का क्लिप पॉल उसका नाम है, ठीक है, बहन का नाम याद है। तो नहीं ऐसे देखिए,
बता दिया, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि वो जो है आपको क्या है, वो मसाई ट्राइब, वो लोग क्या है, मसाई ट्राइब। जानते हैं मसाई ट्राइब का ट्रेडिशनल डांस कैसे होता है? 8-10 ट्राइब एक साथ खड़े हो जाएंगे, उसके बाद अपने हाथ को ऐसे चिपका लेंगे, उस पर जितना ऊपर कूद सके, यही है उनका डांस। कूदेगा वही लाल कपड़े वाले हैं, वही लोग हैं, और ऐसे खड़े होकर वो जितना लंबा कूद सके। अरे भाई क्यों जमीन घसा रहा है? ये ट्राइब का डांस है, लेकिन हम लाल कपड़े में ऐसे यही है। कोई भी हो, वो डांस कुछ नहीं है, वो अजीब अजीब है। अब तो बहुत अकल आ गया ना, पहले तो बंदर पकड़ा वहीं पका के खा गया, अब तो पका रहे, पहले तो ऐसे ही कच्चा ही मार के खा लेंगे। भैया होते लोग खतरनाक नहीं, ये तो कहिए कि ये भेड़ बकरी पाल रहे हैं तो इसलिए इसकी इज्जतदार है, नहीं तो ऐसे ऐसे ट्राई नहीं पता ही नहीं चलेगा। ये चीज क्लियर, ठीक है। अच्छा अब फिर लिखिएगा, दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन अ बेल्ट। देखिए सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो बता रहा हूँ उसको कह दीजिएगा। दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन अ बेल्ट, दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन अ बेल्ट, दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन अ बेल्ट। तो ये क्लाइमेट किसमें मिलता है बच्चे? एक बेल्ट में। कहाँ ये जानिएगा, क्वेश्चन है। इन अ बेल्ट इन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, इन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, इन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, इन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब हो गया कि अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में ये दो जगह, ये जो क्लाइमेट है वो किसमें मिलेगा? एक बेल्ट के रूप में, दूसरी जगह बेल्ट में नहीं मिलता। अब देखिए इसका एरिया, एरिया लिख के डैश दीजिए, इसका एरिया लिख करके डैश दीजिए, क्लियर? याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा अब इसका एरिया, सबसे पहले मैं जो अभी आप लोग को बता रहा हूँ उसको क्लियर कीजिएगा और बताइएगा कि आपने इसको सुना है कि नहीं सुना है। इट इज क्लियर? देखिएगा बच्चे, सबसे पहले एरिया में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एरिया में देखिए क्या लिखा मैंने, लानोस। क्या लिखा मैंने? लानोस। अब अगर आपसे, आप लोग पहले पढ़े हैं लानोस? एनीबॉडी? नहीं ना? अच्छा एटलस लेके आते थे ना कि स्टूडेंट यहाँ पर? अभी नहीं आया कोई? रखे आप अभी नहीं लाया? हाँ ले, उसको काम है समझना। अब अगर इसी बहाने हम चले जाएं इसमें साउथ अमेरिका, एड्रेस तो मिल जाएगा। कहाँ पर हमारा बच्चा? साउथ अमेरिका, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए यहाँ क्या लिखा हुआ है, LIANOS, डबल एल है, लानोस। क्या लिखा है बच्चे? लानोस। समझ में आया? दिखा? एक बात याद रखिए, हम बहुत गलती करते हैं, एटलस में वो प्रिंट है। मैं जो भी चीज पढ़ाऊंगा, जो भी वर्ड लिखूंगा, मैं अपडेट करके दे दूंगा कि देखो वो एटलस में है। हमें देखिए गलती न तो स्टूडेंट की, मैंने शुरू से टीचर को ही कहा, उन्होंने आपको नहीं बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट अगर एटलस में वहां लानोस लिखा है तो लानोस है या देखिएगा दैट सवाना ग्रासलैंड। लानोस क्या है? सवाना ग्रासलैंड। और लानोस किस देश में है? वेनेजुएला में। लिखिए ब्रैकेट में वेनेजुएला, लानोस लिखिए फिर ब्रैकेट में वेनेजुएला लिखिए, पहले आराम से पानी पीना। लानोस किस देश में है? वेनेजुएला। अब कभी नहीं भूलेंगे बच्चे, और वेनेजुएला किस कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका। तो देखिए एटलस में प्रिंट है लानोस, एटलस में क्या है? प्रिंट किया गया है लानोस। और हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हमें यही नहीं पता, और देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है लानोस। अब यहाँ लानोस लिखेगा, पूछेगा क्या है, तो कहेगा कि मैदान से दिख रहा है ना, लानोस मैदान है। तो सर जाइए फिर मैदान खेलेंगे, तो सीधी सी बात है, लानोस क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। कोई मैदान बोले कोई दिक्कत नहीं है, पैर छूकर आशीर्वाद लेना है, ज्ञान नहीं, ज्ञान मिल जाएगा। ये से आशीर्वाद क्या होगा? आशीर्वाद बोला, आशीर्वाद आटा नहीं बोला। अब यहाँ पर क्या किया? ओके, तो इस चीज को समझने की बात है कि वेनेजुएला बेसिक ग्रासलैंड को क्या बोलेंगे बच्चे? लानोस बोलेंगे। सबको समझ में आ गया?
तो लानोस, और सुनो ये जो लानोस है, अगर ये मैदान है सपोज, क्योंकि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, लानोस है, इसका मतलब है कोई ना कोई नदी को तो बहना चाहिए। अब बच्चे तुरंत एड्रेस में देखो क्या वहां पर ओरिनिको नाम की कोई नदी दिख रही है आपको? लानोस के सामने दिख रहा है ओरिनिको? नहीं दिखेगा, चलो कुछ तो दिखा, कहाँ देख रहा है? हाँ ठीक है, दिखेगा बच्चे? तो लानोस की मेन नदी कौन है? ओरिनिको नदी, दिख रहा है? लिखिए, उसके आगे तीर लगा के लिखिए ओरिनिको रिवर। स्पेलिंग बोला तो रमेश? ओरिनिको रिवर, हाँ वही ओरिनिको रिवर। इसलिए बच्चे तो भूलिएगा नहीं कि यहीं पर जो नदी है वो क्या नाम है? ओरिनिको रिवर। ओके, अच्छा देखिए वहां पर एटलस में क्या साल्टो एंजल दिख रहा है? वाटरफॉल साल्टो एंजल, वहीं पर ऑक्सफोर्ड में सब दिया हुआ है, इसमें नहीं देता है साल्टो एंजल। देखिए तो कहीं लिख रहा है उसी के आसपास कहीं पर भी एंजल, एंजल दिख रहा है ना, उसी का पूरा नाम है साल्टो एंजल। विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल साल्टो एंजल, दिख गया? लिखिए नोट एनओटी, आई बात समझ में? लिखिए नोट एनओटी। आपको क्या लगा आप एड्रेस नहीं लिखे हैं तो भारत में पास कुछ चल ही रहा है, क्या कीजिएगा? जैसे कि नौकरी कुछ पता ही है। लिखिए कहाँ तक से कहाँ लिखिए आपने? ये एंजल वाटरफॉल लिखा है, लिखेंगे नोट में लिखिए द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज, नदी का नाम कौन नदी है? ग्वालियर नदी करके पहले लिखवा रहा हूँ। द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज एंजल वाटरफॉल, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज एंजल वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल, जबकि इसका पूरा नाम साल्टो एंजल। तो बच्चे भूलिएगा नहीं, सोचिए वेनेजुएला के पास ही वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, और इसी वेनेजुएला में क्या है? ओरिनिको नदी में ही आपका क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है बच्चे, और इसी ग्रासलैंड को क्या नाम दिया गया है? लानोस। अब याद रहेगा ना लानोस क्या है? और देखिए बच्चे पूरा का पूरा वेनेजुएला इस लानोस पर चल रहा है। सोचिए वहाँ पर लोग एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, तो डेयरी इंडस्ट्री वगैरह, दूध वगैरह का सब वहाँ पर प्रोडक्शन है, गाय वाले पशु वगैरह तो पालेंगे ही, तो देखिए वहाँ पर प्रोडक्शन है। दूसरी बात क्या है कि जब मैं आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था ना कि वेनेजुएला में भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जिसको कोनको कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए ये बात आपको समझ में आ चुकी है, तो इस चीज को याद रखना है। ओके एवरीवन, अच्छा ना अब वेनेजुएला में आपने देख लिया, तो सभी लोग जरा केयर कीजिएगा। देखिए बच्चे एटलस से कैसे डायरेक्शन लेते हैं याद रखना हमें। मैं बार बार कहता हूँ कोई नहीं आएगा आपको बताने, अपनी मदद खुद करोगे, तरीका मैंने बता दिया है, वैसे ही रिवीजन और मेहनत करना है। जैसे मान लीजिए ये मैं साउथ अमेरिका का नक्शा बना दे रहा हूँ, तो आपने यहीं पर देखा ना लानोस, ठीक है? तो ट्रिक याद रखना कि सर आपने कहा है कि ये दोनों हेमिस्फीयर में है, तो अगर 0 डिग्री है तो अगर यहाँ है तो फिर यहाँ भी मिलेगा। तो बच्चे यही मिलता है ब्राजील में, देखो साउथ ब्राजील में कैंपोस लिखा हुआ है कहीं, कैंपोस साउथ ब्राजील की तरफ देखिए तो बच्चे कहीं पर कैंपोस लिखा हुआ है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, इतना बड़ा नहीं दिखता है इसको। कोई बात नहीं, होता है, महापुरुषों की बात अलग है। चलो दूसरा एरिया लिखो, दूसरा पॉइंट कैंपोस, कैंपोस। अब समझ रहा है? अब कोई भी बात नहीं करती मुझे कैंपोस क्या है, आराम से बता दें, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड समझ, ठीक है? कैंपोस, अब कैंपोस लिखा आपने, अब कैंपोस कहाँ पर है? लिखिए साउथ ईस्ट ब्राजील, साउथ ईस्ट ब्राजील, ब्राजील में भी किस तरफ बच्चे? साउथ ईस्ट में। आगे समझ में, तो साउथ ईस्ट ब्राजील में क्या है बच्चे? आपका सवाना है, दैट्स ये ग्रासलैंड। तो प्लीज सभी बच्चे रखे रहना याद, लानोस एंड कैंपोस। और देखो क्या गजब क्वेश्चन पूछेगा कि मैंने जब आपको टेम्परेट ग्रासलैंड में पढ़ा रहा था
तो मैंने टेम्परेट ग्रासलैंड में सबका नाम बताया था ना, प्रेरी बोलते हैं, स्टेपी बोलते हैं, ये और वो बोलते हैं। पता है ऐसे ही क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे बताइए इनमें से कौन ऑड है, कौन अलग है, या कौन सा टेम्परेट ग्रासलैंड है, कौन सा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो अगर ट्रॉपिकल पूछा तो तुरंत दिमाग में क्या है, सवाना। और सवाना में तुरंत कहना कि सर बोले हैं ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में ये बेल्ट की तरह है, जहां इसको सवाना ही कहते हैं। लेकिन अगर साउथ अमेरिका में आ जाते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, लानोस, और ब्राजील में क्या बोलते हैं, कैंपोस। तो ये याद रखिएगा, लानोस, कैंपोस एंड सवाना, सब यही चीज है। और इसमें आपको यही सब मिलेगा, वुडलैंड, ग्रासलैंड, पार्कलैंड, पूरी ट्राइबल बेल्ट और ये टफ घास। और इसमें क्या अगर बड़े पेड़ भी होंगे, बिखरे हुए होंगे, और जो पेड़ होंगे उसको गाय भैंस ऐसे ही खा करके खत्म कर देंगे। और टेम्परेचर तो गर्मी, ह्यूमिडिटी तो यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ क्लियर। इसलिए ये एरिया उतना डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप टेम्परेट ग्रासलैंड में जाकर देखते हैं तो वो बास्केट ऑफ ब्रेड कहलाता है। सोचिए वो कितना डेवलप है। क्लियर है। और याद रखिएगा कि जब मैं आपको एग्रीकल्चर पढ़ा रहा था तो मैंने एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर पढ़ाया था बच्चे। उस एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में मैंने पूरा टेम्परेट ग्रासलैंड आपको बताया था। समझ में आया? आप नोट्स को देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा अगर, तो उसमें जो एग्रीकल्चर पैटर्न में नहीं पढ़ा रहा था आपको, जब ज्योग्राफी की लास्ट क्लास चल रही थी, एग्रीकल्चर पैटर्न में मैंने बताया था आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सब्सिडियस कल्टीवेशन, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, फिर आपको प्लांटेशन क्रॉपिंग, डेयरी फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग, मेडिटेरेनियन फार्मिंग। वो इसी दिन के लिए तो वो खेती कर रहा था कि आज आप लोग उसको याद न रखें। गुड, यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। गुड, चलिए अब इससे बाहर निकलिए, मतलब किससे, बैंक से बाहर नहीं, वहीं बैठो, मतलब इस सवाल से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से बाहर निकल जाइए। ओके, दूसरा ग्रासलैंड कौन होगा, टेम्परेट। लिखिए टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड। इसलिए देखिए बच्चे, ऐसा थोड़ा भी परेशान नहीं होना है, हर चीज़ मैंने आपको दे दिया है। ये जब कब होगा, जब शांत दिमाग से जब रिवीजन करेंगे तब। इट इज क्लियर। और कहानियों की तरह रिवीजन करेंगे। और देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आप जैसे देखिए बहुत लोग साथ में तो आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट ने कहा कि भाई तुम पूरा लैटिट्यूड पढ़ कर आओ और दूसरे को बोलिए तुम पूरा लॉन्गिट्यूड पढ़ कर आओ, तो आप लैटिट्यूड डिस्कस कीजिए, वो फिर लॉन्गिट्यूड आपसे डिस्कस करें। तो कभी कभी क्या होता है, बोलने सुनने से भी बहुत बातें याद होती हैं। उसके बाद क्या कीजिए कि जैसे लैटिट्यूड पढ़ा आपने, अब आप क्या कीजिए कि एक काम करते हैं, लैटिट्यूड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करके उसको भी सॉल्व कीजिए। तो जब इस तरह करेंगे तभी तो आपका दिमाग एक्टिव होगा, तभी तो आप सोचना सीखेंगे। मैंने यही किया। मैंने आईएएस की तैयारी कब शुरू की थी, देन आई वाज इन द क्लास 12। जब मैं क्लास 12 में था और मुझे फाइनल का एग्जाम था, 12 का था, प्लस 2 का एग्जाम, और मेरा आज का एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, पीसीएम बैकग्राउंड से, मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की, एडमिशन लेके भी छोड़कर, ऐसा नहीं है। मेरा वो ये नहीं था, पता नहीं कहां से अचानक दिमाग में आया कलेक्टर बनना। छोटी सी उम्र में बड़ा सा रोग लग गया, कलेक्टर बनना। तो सोचिए 12th क्लास में अकल कितनी कम, फिर भी दिया एनसीईआरटी की किताबें लिया, पहली बार 6 और 9 क्लास की 2 किताबें ली, उसी को पढ़ने लगा। एग्जाम एक महीने बाद यहाँ 6 और 9 का किताब पढ़ रहा हूँ, अचानक ही हुआ मेरे साथ। तो इसमें क्या हो गया कि उसी समय से जो मेहनत शुरू हो गई, परफेक्शन इंप्रूव हो गई, एज कम हो गया, अनुभव ज्यादा हो गया, यही होता है। तो आप बहुत सही समय पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको क्या कीजिए कि जब ये हो जाएगा फिर तो आप उसको रिवीजन कीजिए। प्रैक्टिस मैक्स एन परफेक्ट, प्रैक्टिस मैक्स मैन ऑब्लिक वुमन परफेक्ट, सबके लिए होती है। उसको क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्लास में, लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, सबकी बात। चलो ओके, लिखा टेम्परेट क्लास है। अच्छा, सबसे पहले याद रखिएगा कि जो टेम्परेट क्लास है, ओके, ये मैंने ऑलरेडी आपको सब पढ़ा दिया है। इट इज थोड़ा सा इसके स्मूथ के बारे में हमें लिखना है। लिखेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड, दिस ग्रासलैंड इज फाउंड इन मिड लैटिट्यूड, दिस ग्रासलैंड इज फाउंड इन मिड लैटिट्यूड, दिस ग्रासलैंड इज फाउंड इन मिड लैटिट्यूड, इन मिड लैटिट्यूड, इन मिड
लैटिट्यूड और टेम्परेट जोन, इन मिड लैटिट्यूड और टेम्परेट जोन, इन मिड लैटिट्यूड और टेम्परेट जोन, इन मिड लैटिट्यूड और टेम्परेट जोन। क्लियर हो गया? मिड लैटिट्यूड या टेम्परेट जोन में मिलेगा, ठीक है। फिर लिखेंगे 25 to 70 cm रेनफॉल, 25 to 70 cm रेनफॉल, 25 to 70 cm रेनफॉल। ओके, इसका मतलब है बारिश कम है। इसका मतलब क्या है? बारिश कम है। तो बारिश कम होने की वजह से पेड़ नहीं हो पाते, क्या हो पाते हैं? घास हो पाते हैं। लिखेंगे लेस रेनफॉल इज नॉट फेवरेबल फॉर ट्रीज, लेस रेनफॉल इज नॉट फेवरेबल फॉर ट्रीज, लेस रेनफॉल इज नॉट फेवरेबल फॉर ट्रीज, लेस रेनफॉल इज नॉट फेवरेबल फॉर ट्रीज। यानी जो कम बारिश है वो ट्री के लिए क्या है बच्चे? फेवरेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा क्या है आपको? घास ही मिलेगा। ओके, अच्छा और एक चीज क्लियर कीजिएगा कि जैसे मैंने आपको वो वहां जो पढ़ाया है ना उसी को जोड़ना है, तो मैं दोबारा उस चीज को मैं क्यों ये करूं? जब मैं ऑलरेडी आपकी वहां मेहनत कर चुका हूं, तो जब आप उसको रिवीजन कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा वहां पर आकर आपका जुड़ जाएगा। ये चीज क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, इसको देखिए क्या है। अच्छा एक चीज और नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नोट में लिखिएगा, पहले एक दो पॉइंट में लिखवाता हूँ। लिखिएगा ग्रासलैंड इज एब्सेंट इन, ग्रासलैंड इज एब्सेंट इन एंटार्क्टिका, ग्रासलैंड इज एब्सेंट इन एंटार्क्टिका, इज एब्सेंट इन एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में ग्रासलैंड नहीं, क्योंकि वो तो बैरन में जमीनी वहां पे कौन घास खाने के लिए जा रहा है। ओके, उसके फिर एक और पॉइंट लिखिएगा इन टैगा वेजिटेशन, इन एक मिनट ऐसे लिखिएगा, इन टैगा फॉरेस्ट, इन टैगा फॉरेस्ट एसिडिक पॉटजोल सॉइल इज फाउंड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एसिडिक पॉटजोल, एसिडिक पॉटजोल सॉइल इज फाउंड, एसिडिक पॉटजोल सॉइल इज फाउंड, एसिडिक पॉटजोल सॉइल इज फाउंड। हाँ, एसिडिक पॉटजोल सॉइल इज फाउंड मतलब ये मिट्टी मिलती है। ये मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा रखा है, यहाँ पर मैंने एसिडिक वर्ड यूज किया है, ठीक है? इसमें इसको थोड़ा याद रखिएगा। चलिए अब क्या कीजिए, थोड़ा सा यहीं पर इंडिया के ग्रासलैंड को जोड़ लेते हैं, ठीक है? लिखिए ग्रासलैंड इन इंडिया, लिखकर अंडरलाइन कर दीजिए, ग्रासलैंड इन इंडिया, ग्रासलैंड इन इंडिया, ग्रासलैंड इन इंडिया, ठीक है? कि इंडिया में कहां पर आपको ग्रासलैंड मिल सकता है। देखिए इंडिया में जो ग्रासलैंड मिलती है वो जनरली आपको यहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट। और कहीं लिखेंगे इन इंडिया ग्रासलैंड इज फाउंड, इन इंडिया ग्रासलैंड इज फाउंड, इन इंडिया ग्रासलैंड इज फाउंड इन द northwest, in the northwest part, in the northwest part, in the northwest part, in the northwest part, and in alpine mountain area, 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 ठीक है? और कहाँ बच्चे? एल्पाइन माउंटेन एरिया। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट को देखेंगे, जैसे इंडिया को देखेंगे, यहाँ पर क्लाइमेट क्या है? ड्राई। तो ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर क्या है बच्चे? आपको घास का वो मिलेगा। दूसरा क्लाइमेट बोला हिमालय में। देखिए जब मैं आपको वेजिटेशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हिमालय में कुछ ऊंचाइयों पर सॉफ्ट एंड स्वीट ग्रासलैंड मिलता है, जिसको कश्मीर में मर्ग कहते हैं, सोनमर्ग, गुलमर्ग। उसी तरह देहरादून में बुग्याल, पयार और वेस्ट बंगाल में आपको दुआ, ये बताया था मैंने वेजिटेशन चैप्टर। नोट्स है जो रखेगा किसी के पास, देखिए तो इसमें वेजिटेशन मैंने बताया, मैं फिर
वेजिटेशन चैप्टर निकालेगा, वेजिटेशन ऑफ इंडिया, वेजिटेशन ऑफ इंडिया। इससे पहले इसके पहले वेजिटेशन वाला चैप्टर है आपके पास? इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा था, इन्वायरमेंट पर नहीं बच्चे, ज्योग्राफी में। हाँ हाँ, एक मिनट लाइए। हाँ देखिए लिखवाया है ना, JNK में मर्ग कहते हैं, उत्तराखंड में बुग्याल, पयार, दून और वेस्ट बंगाल में द्वार। मैंने लिखवा रखा है, आप उसको रिवीजन कीजिएगा, ठीक है? दे दिया, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी पूरी 100% करके दिया, हर चीज़ को मैंने आपको वहीं पर अपडेट करके दे दिया है। तो आप इतना रिवीजन करें तो आप ये ऑलरेडी बता के लिखिएगा। इन इंडिया डिफरेंट क्लासेस आर फाउंड, इन इंडिया डिफरेंट क्लासेस आर फाउंड। In India, different classes are found. Called imperator, imperator, I-M-P-E-R-E-T-A, imperator, I-M-P-E-R-E-T-A, imperator grass, ठीक है? और ये सब जनरली होते हैं, ठीक है? इसको समझना है। तो लिखिएगा नेक्स्ट, शैकेरम, SACRAM, शैकेरम। डाइकैथियम, DICATHIUM, डाइकैथियम। सेहिमा, SEHIMA, सेहिमा, एटसेट्रा। सेहिमा, SEHIMA, सेहिमा, एटसेट्रा। ठीक है, चलिए इसको हटाइए। नेक्स्ट देखिए, डेजर्ट। चलिए डेजर्ट देखिए, डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है? मतलब वही डेजर्ट जो बता रहे हैं आपको। ओके, अब देखिए बच्चे, यानी ये भी डेजर्ट वाले क्लाइमेट में मिलेगा। लिखिएगा, दिस इज फाउंड इन Sahara, this is found in Sahara, or desert type of climate, okay? It is classified in two parts. On the basis of temperature. It is classified in two parts. On the basis of temperature. Hot desert and cold desert. Hot desert and cold desert. Sahara climate is related with hot 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 desert. तो सहारा क्लाइमेट किससे रिलेटेड है बच्चे? हॉट डेजर्ट से। समझ में आया? लेकिन अब ये क्लाइमेट कहाँ मिलेगी? लिखिए, दिस क्लाइमेट इज फाउंड between 15 degree to 30 degree latitude.
This climate is found between 15 degree to 30 degree latitude. 15 degree to 30 degree latitude in the western part of continent. 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 But in Africa, it is found in Sahara Desert. In Sahara Desert as transcontinent desert. As transcontinent desert. देखा कॉन्टिनेंट को पार किया जाता है एज ट्रांसकॉन्टिनेंट डेजर्ट। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो सहारा क्लाइमेट है, जो सहारा डेजर्ट है, वो क्लाइमेट हमेशा आपको हर कॉन्टिनेंट के वेस्ट में, हर कॉन्टिनेंट के वेस्ट में 15 से 30 डिग्री के बीच मिलेगा। ओके, क्यों मिलेगा ये मैंने आपको ग्रिड सिस्टम में सब करा दिया है। ऐसा मत सोचिएगा अगर कोई लाइन में नहीं लिखवा रहा हूं, ये नहीं सोचिएगा मैंने नहीं बताया, मैंने पूरी लाइन लिखवाइए, आप इसको वहां ग्रिड सिस्टम में आगे रिवीजन कीजिएगा कि क्यों यहां पर नहीं मिला। ये चीज क्लियर? अब डेवलप कीजिए। लेकिन सहारा डेजर्ट पर हम देखते हैं तो ये क्लाइमेट इस पार से लेकर उस पार तक है, यानी पूरा का पूरा क्या है, ट्रांसकॉन्टिनेंट। इस चीज क्लियर? इसलिए ये क्लाइमेट आपको अफ्रीका में ट्रांसकॉन्टिनेंट के रूप में मिलता है, जबकि दूसरी जगह क्या है, वेस्टर्न कोस्ट में मिल रहा है 15 से 30 डिग्री के बीच में। कोई दिक्कत नहीं? ठीक। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूं कि अर्थ पर आने वाला सबसे ज्यादा जो रेडिएशन है वो यही रिसीव करता है, ऐसे ही डेजर्ट रिसीव करता है। लिखेंगे डेजर्ट रिसीव्स मैक्सिमम इंसोलेशन या सोलर रेडिएशन। डेजर्ट रिसीव्स मैक्सिमम solar radiation, maximum solar radiation, maximum solar radiation, maximum solar radiation। समझ में आया? यानी मैक्सिमम सोलर रेडिएशन भी क्या है बच्चे, यही लोग रिसीव करते हैं, इसलिए यहाँ का दिन बहुत क्या होता है, गर्म होता है। दूसरी बात क्या है कि इस डेजर्ट में रेनफॉल क्या होता है, मिनिमम होता है। ओके, और ड्राई पीरियड बहुत ही लंबा होता है, समझिए परमानेंट होता है। दिखेंगे वेरी लेस रेनफॉल हियर, वेरी लेस रेनफॉल हियर एंड ड्राई पीरियड इज वेरी लॉन्ग, and dry period is very long, and dry period is very long, and dry period is very long, dry period is very long। और इसका जो ड्राई पीरियड यहाँ पर क्या है बच्चे, वो वेरी लॉन्ग है, बहुत ही लंबा है, क्योंकि एक तो बारिश नहीं होती, दूसरी बात क्या है, यहाँ पर पानी की कमी होती है। क्या होता है, पानी की कमी। क्या आप में से कोई बच्चा समझ पा रहा है कि पानी की कमी से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या पानी की कमी से क्या समझ, एनीबॉडी? क्या बच्चे? अंडरग्राउंड वाटर। देखिए आपने गलत नहीं बोला, लेकिन आपने एक ही चीज बताई। जब भी मैं कहूँ यहाँ पानी की कमी होती है, हमेशा दो चीज सोचेंगे, एक तो सरफेस वाटर, दूसरा अंडरग्राउंड। जब तक ऊपर नहीं होगी नीचे पानी कैसे जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पानी की क्या होती है, कमी होती है। नहीं, आप आज भी कोई कमी नहीं यहाँ से ही पानी की कमी है। लिखिए there is lack of water, there is lack of water, there is lack of water। यहाँ पानी की क्या होगी बच्चे, कमी। ओके, ब्रैकेट में लिखिए सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर, ब्रैकेट में लिखिए सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर। यानी सरफेस वाटर भी कम होगा और अंडरग्राउंड वाटर भी क्या होगा, कम होगा। ये दोनों यहाँ पर आ जाएगा, यानी जमीन के ऊपर भी पानी नहीं है और जमीन के नीचे भी पानी। ओके, अच्छा, अब यहाँ की जो वेजिटेशन होगी वो ड्राई बूसेस के फॉर्म में होगी। किसमें? ड्राई बूसेस, और गुल्म की तरह होगी, GULM। गुल्म समझते हैं, झुंड की तरह एक ही जगह।
फिर गायब, फिर दूसरी जगह, फिर गायब। लिखिएगा, वेजिटेशन इज ड्राई थॉर्नी बुशेस हियर, वेजिटेशन इज ड्राई थॉर्नी बुशेस हियर, वेजिटेशन इज ड्राई थॉर्नी, थॉर्न मतलब कांटा, थॉर्नी बुशेस हियर, ड्राई थॉर्नी बुशेस हियर, लाइक गुल्म, like gulm, G-U-L-M, like gulm, and very scattered type, and very scattered type, and very scattered type, very scattered type। अच्छा, बहुत ही स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ है। यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बिखरा हुआ है स्कैटर्ड टाइप हो गए। एक चीज यहाँ पर आपको याद रखना है बच्चे कि इसका जो लिप्स होगा, लिप्स पत्ते या तो नहीं होंगे, या होंगे तो मोटे होंगे या नुकीले होंगे। क्या होंगे बच्चे? नुकीले। क्योंकि अगर आप किसी झाड़ी में जो कांटा देखते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह होता नहीं है, घरों में लोग कैक्टस लगा लेते हैं गमले में, गुड, तो याद रखिएगा वो जो कैक्टस में जो कांटा लगा रहता है वो उसका लीफ होता है, पत्ता, उसको ये मत सोचिएगा कांटा। और जो पत्ते की तरह दिखता है वो एक्चुअली उसका स्टेम होता है। वो क्या होता है? स्टेम। क्यों? क्योंकि इनको इवेपोरेशन से बचना है, क्योंकि यहाँ पे ड्राई पीरियड क्या होता है, बहुत ही लंबा होता है। अब ड्राई पीरियड अगर बहुत लंबा होगा, पीने को पानी ही नहीं है, तो पत्ता ट्रांसपीरेशन कैसे करेगा? तो उस ट्रांसपीरेशन को क्या करना है? मिनिमाइज। तो ट्रांसपीरेशन को मिनिमाइज करना है अगर आपको, तो फिर पत्ते को वो लोग सिकुड़ कर क्या बना लेते हैं? कांटा। इसका मतलब है लीफ यहाँ पर कांटे के रूप में है, और जो स्टेम होता है वो मोटा और गूदेदार होता है। गूदेदार मतलब पल्पी। क्यों? क्योंकि उसी में वो पानी जमा रहता है। क्या रखता है बच्चे? पानी। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो डेजर्ट के पौधे होंगे, इनके स्टेम होंगे, वो चिकने होंगे, मोटे होंगे और गूदेदार होंगे, क्योंकि उसी में वो क्या जमा रखता है? वो पानी जमा रखता है। और नेचर ने यहाँ के स्टेम को क्लोरोफिल दे रखा है। स्टेम को क्या दे रखा है बच्चे? क्लोरोफिल देकर दे रखा है, ताकि आप क्या कर सके? फोटोसिंथेसिस करके खाना बना सके। क्योंकि पत्ता तो कांटा बन गया, तो फिर खाना कौन बनाएगा? समझ में आया? लिखेंगे कौन बनाएगा? स्टेम। गुड, लिखिएगा पॉइंट बनाकर। लिप्स आर इन थॉर्न फॉर्म, लिप्स आर इन थॉर्न फॉर्म। पत्ते किसके रूप में होंगे? कांटे के रूप में। लिप्स आर इन थॉर्न, THOR, थॉर्न। थॉर्न मतलब कांटा होता है, कांटा समझते हैं आप? गुड। लिप्स आर इन थॉर्न फॉर्म एंड स्टेम्स आर थिक, पल्पी, स्मूथ, and stems are thick, pulpy and smooth. Okay, and it contains water, and it contains water। याद रखिएगा बच्चे, चिकना होता है क्यों? क्योंकि जब सन की रेज पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए, इसको इजी में सोचिए, जैसे मान लीजिए शू पॉलिश करते हैं, रगड़ देते हैं, चमकने लगता है। एक्चुअली क्या है चमकना? मतलब क्या है? जब सन की रेज पड़ती है तो रिफ्लेक्ट बढ़ जाता है। तो सोचिए कि इसका तना क्या है? मोटा है, तो सन की रेज ज्यादा अंदर नहीं आ पाएगी, गूदेदार है तो भी नहीं आ पाएगी, और चिकना है, इसका मतलब क्या है कि सन की रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा ताकि पानी बची रहे। और जानते हैं, तो जब सोचिए पेड़ को ही पानी नहीं है, जमीन को पानी नहीं है, जमीन के अंदर पानी नहीं है, तो यहाँ का जो जानवर सब है, जैसे लिजर्ड, ऊंट, कैमल, वो लोग और भी जो जानवर होते हैं उनको पानी कहाँ से मिलेगा? तो वो क्या करते हैं, ये जो पत्ते खाते हैं ना, ये जो पेड़ को खाते हैं, तो इनका जो सीड्स होता है ना, बीज वगैरह, उसी में पानी होता है, उसी से लोगों को पानी मिलता है। सोचिए इनका लाइफ कितना टफ होता है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनका नेचर होता है रात में भटकने वाला। जैसे कुछ लोग दिन भर सोते हैं, रात में जगते हैं, चौकीदार, ठीक। तो एक चीज यहाँ पर केयर कीजिए, चौकीदार है ना, इसको ड्यूटी है, या कौन दिन में सो रहा है, रात में जग रहा है? सोया करो, ठीक है, पढ़ाई तो ठीक है, फिर रात में सोया करो।
चलो अब यहाँ पर सभी लोग केयर कीजिएगा कि यहाँ पे जो क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या होते हैं, नाइट मूवर होते हैं। क्यों नाइट मूवर होते हैं? दिन में ज्यादा गर्मी होती है, रात में गर्मी नहीं होती, तब भी आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। समझ में आया? लिखेंगे एनिमल्स आर नाइट मूवर, एनिमल्स आर नाइट मूवर। एनिमल्स आर नाइट मूवर। एक बात याद रखिएगा, बारिश नहीं होती, आसमान साफ होता है, तारे वगैरह सब एकदम क्लीन नजर आते हैं। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, तो समझिए एक बार क्या हुआ, दो दोस्त ऐसे ही जंगल घूमने गए। ठीक है, कहाँ घूमने गए? जंगल घूमने गए। आपको बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था? तो जंगल घूमने गए तो रात का वक्त हो गया, तो दोस्तों ने कहा भाई अब तो स्लीपिंग टाइम हो गई, सोया जाए, फिर अगले दिन पढ़ा जाए। तो नाइट में नहीं, वो लोग जो घूमते हैं वो टेंट रखते हैं छोटा मोटा, नाइट कैंप वाला, वो टेंट लगा करके दोनों दोस्त आराम से सो गए, कोई दिक्कत नहीं। रात में एक दोस्त की नींद खुली टूटी, तो उसने दूसरे दोस्त को ये कहा कि यार देखा है रात कितना अच्छा लग रहा है। तो उसको दोस्त ने कहा तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कह रहा देख रहा है कितने तारे, स्टार क्लीन नजर आ रहे हैं। उसने भी कहा हाँ यार स्टार तारे एकदम क्लीन नजर आ रहे हैं। तो इस पर क्या हुआ, वो जो दूसरा दोस्त जो क्वेश्चन पूछा था वो गुस्से में आकर के इसको अच्छे से बोल दिया, बैठो उसको पीटा। तो सही जवाब दिया। क्यों पीटा? इसलिए पीटा टेंट गायब। तारा क्या जब अभी ये कह रहा ना नाइट कैंप टेंट, अरे जब टेंट सुना है तो बात तारा कैसे दिखेगा? टेंट को चोरी कर गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेजर्ट में लोग नहीं मिलेंगे, वो रात में घूमने वाले मिल रहे हैं, उनको पता है कुछ समझदार आएंगे, आराम से सोएंगे टेंट। चलो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो चुका, ठीक, आगे लिखिएगा। तो अच्छा एक बात क्लियर कीजिए, यहाँ पर वो मिलते हैं सैंड ड्यून्स। क्या मिलते हैं? सैंड ड्यून्स। और सैंड ड्यून्स मूवेबल होते हैं, एक जगह नहीं टिकते। क्या होता है? मूवेबल। सैंड ड्यून मतलब बालू का पहाड़। जैसे इमेजिन कीजिए रेगिस्तान में हवा चल रही है, तो सैंड को बहा के ले जाएगी, कहीं छोड़ देगी, तो सैंड इकट्ठा होगा। तो सैंड इकट्ठा होगा तो सैंड का एक छोटा सा टीला बन जाएगा, क्लिफ, उसी को सैंड ड्यून बोलते हैं। लेकिन ये क्लिफ फिर हवा चलेगी तो क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। तो क्लिफ तो आगे बढ़ता चला जाएगा, तो क्या कभी वेजिटेशन लग पाएगा? इसका मतलब है रेगिस्तान का जो सैंड ड्यून है वो वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करता, इस रेगिस्तान में वेजिटेशन हो ही नहीं पाता। लिखेंगे इन डेजर्ट मूविंग सैंड ड्यून्स फाउंड, यही सब पूछेंगे वो। इन डेजर्ट मूविंग सैंड ड्यून इज फाउंड, इन डेजर्ट मूविंग सैंड ड्यून इज फाउंड, sand ascending dunes, dunes, sand dunes found which does not support to the vegetation, which does not support to the vegetation, जो vegetation को क्या करता है बच्चे? सपोर्ट नहीं करता। और जब vegetation को सपोर्ट ही नहीं करेगा तो फिर vegetation कैसे टिकेगा? समझ में आया? तो याद रखिएगा कि रेगिस्तान का राह भी वही डेंजरस है, ओके, और कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, पानी मिलने का नहीं, तो फिर क्या होगा? अच्छा, अब जो यहाँ के एनिमल होते हैं उनका जो भी नेचर जानिएगा। एनिमल के जो पैर होते हैं वो पतले होते हैं और लंबे होते हैं। टांगे क्या होती है बच्चे? लंबी होती है। क्यों? ताकि उनका जो बॉडी है वो जमीन के कॉन्टेक्ट में नहीं आए, क्योंकि जमीन बहुत गर्म होती है। ये चीज क्लियर? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इनके जो एनिमल है उनका देखते हैं कैमल, शरीर कितना बड़ा है लेकिन उनकी टांगें लंबी होती हैं। तो यहाँ के जो भी एनिमल होंगे उनके पैर क्या होंगे? लंबे होंगे। इसलिए लंबे होंगे कि बॉडी जो है उसके कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि रेगिस्तान बहुत गर्म होता है बच्चे। आपको हमको इजी लगता है, आप आधे घंटे डेजर्ट में नहीं रह सकते दिन के समय, पता नहीं इतनी तेज उसकी तपन होती है कि लगेगा कि एकदम क्या हो गया इतना। और सोचिए जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो कैसे इसके हैबिचुअल है, ओके। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूँ।
दूसरी बात है कि यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, वो यूरिन जब डिस्चार्ज करते हैं तो बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्या? बहुत कॉन्सेंट्रेट। क्यों? पानी नहीं है, पानी नहीं है, तो इनको जो पानी मिला है पीने के लिए वो उनके शरीर में बनना चाहिए। अगर सारे पानी को यूरिन से निकाल देंगे तो फिर बॉडी में पानी बचेगा नहीं, इसलिए इनका यूरिन क्या होता है? बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होता है। लिखेंगे, सबसे पहले लिखिएगा कि एनिमल्स हैज लॉन्ग लेग्स, एनिमल्स हैव लॉन्ग legs to make distance from surface, to make distance from surface, surface से क्या बनाना है बच्चे? डिस्टेंस बनाना है। ओके, फिर लिखिएगा दे डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, जमीन से आपका डिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो बॉडी को जला देंगे। ऊँट तो बेचारे किस तरह ले लो, कई हफ्तों तक बिना खाए पिए रह सकते हैं, उनको नेचर ने ऐसा गिफ्ट दे रखा है। अच्छा, फिर लिखेंगे एनिमल्स डिस्चार्ज कॉन्सेंट्रेट यूरिन, एनिमल डिस्चार्ज कॉन्सेंट्रेट यूरिन, जो एनिमल है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट यूरिन क्या करते हैं? डिस्चार्ज करते हैं। इट इज क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है, रेगिस्तान में पानी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब सभी लोग ध्यान से सुनिए, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग केयर कीजिएगा। एक देखिए, अकाल, क्या नाम है? अकाल। इसको अकल भी लोग पढ़ते हैं, अकाल भी पढ़ते हैं, आकल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आकल वुड फॉसिल्स पार्ट। क्या बोला मैंने? आकल वुड फॉसिल्स, वुड बोला मतलब जंगल, फॉसिल्स मतलब उनका अवशेष, फिर क्या बोला मैंने? पार्ट। ये जो जगह है ये राजस्थान के जैसलमेर में, कहाँ है? जैसलमेर। एक व्यक्ति इंटरनेट पर चेक कीजिए, ये कहाँ, नेट पर चेक कीजिए, इसको टाइप कीजिए आप भी, आकल वुड फॉसिल्स पार्क, वुड फॉसिल पार्क, आकल वुड फॉसिल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है ना? हाँ, जाओ बच्चे, क्या बोला मैंने? जैसलमेर, राजस्थान। सबसे पहले ये बात लिखिए, तब आपको कुछ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉइंट में इंपॉर्टेंट का मार्क लगा के लिखिए आकल वुड फॉसिल्स पार्क इज इन जैसलमेर, राजस्थान, इज इन जैसलमेर, राजस्थान, इज इन जैसलमेर, राजस्थान, इन जैसलमेर, राजस्थान। आकल वुड्स फॉसिल्स पार्क इज इन जैसलमेर, राजस्थान, इज इन जैसलमेर, राजस्थान। ये कहाँ है बच्चे? जैसलमेर, राजस्थान। अब सभी लोग ध्यान से सुनिए, आपको अजीब लग रहा होगा कि सर फॉसिल्स चलो पुरानी चीज है, पर वुड फॉसिल्स जंगल कहाँ से हो सकता है, जबकि जैसलमेर पूरा का पूरा क्या है? डेजर्ट है, ऊंट चलते हैं वहां, तरह तरह की ऊंट, सोचिए चलता है वहां, पेड़ तो दिखता नहीं और वहां पेड़ दिख रहा है। आजकल देख रहे हैं जैसलमेर का आता है, जनरली वो भी सब नाइट का ही होता है, जो फंक्शंस होता है दिन में नहीं, दिन में सब आदमी छिपे रहते हैं और रात में टेम्परेचर बहुत गिर जाता है। अब जब सोचिए कि कहां से हो गया आकल वुड फॉसिल्स पार्क, वो भी जैसलमेर, राजस्थान में। इसलिए हो गया बच्चे क्योंकि जो राजस्थान का जैसलमेर है, इसके लिए कहा जाता है कि ये एक समय समुद्र में था। कहाँ था ये? समुद्र में था, और समुद्र में था तो फिर वेजिटेशन तो होगा ही, उसी का फॉसिल्स आज भी है। और आज ये जैसलमेर क्या है? डेजर्ट है, रेगिस्तान। तो प्लीज इसमें आप लिखिएगा कि जैसलमेर कभी समुद्र में था, और आपको बताया था ना इंडियन ज्योग्राफी में 33 सी, ये पूरा का पूरा एरिया क्या था? 33 सी। इसका मतलब है कि जैसलमेर
एक समय इसी टेथिस सी में ही था, और आज समुद्र खत्म हो गया, इतना बड़ा डेजर्ट बन गया, लेकिन इसी में आज भी है कुछ फॉसिल्स बात ये जैसलमेर। क्लियर है? इसको नहीं भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब बोल वाला लिखिएगा, कोल्ड डेजर्ट, हॉट वाला तो करा दिया, कोल्ड डेजर्ट लिखिएगा, ये भी हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट। सब देखिए समझ में आ रहा है ना? देखिए आपको ज्योग्राफी में बहुत कुछ बता दिया है, सिर्फ रिवीजन कीजिए, इसलिए यहाँ आपको दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत कॉन्सेप्ट में दे रखे हैं अपने। कोल्ड डेजर्ट, अब देखिए कोल्ड डेजर्ट कहाँ मिलेगा? कोल्ड डेजर्ट मिलेगा हाई लैटिट्यूड पे या फिर ऊंचे पहाड़ों पर। ठीक है, लिखेंगे कोल्ड डेजर्ट इज फाउंड इन हाई लैटिट्यूड और हाई माउंटेन्स। कोल्ड डेजर्ट इज फाउंड इन हाई लैटिट्यूड और high mountain. Cold range is found in high latitude or high mountains. In high latitude or high mountains. यानी आप हाई लैटिट्यूड पर चले जाइए या हाई माउंटेन्स पे चले जाइए, आपको वहां पर ही मिलेगा। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए कहां पर, लद्दाख से लेकर लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, लिखिएगा इन हिमालयन रीजन इट इज इन हिमालयन रीजन इट इज इन हिमालयन रीजन इट इज इन लद्दाख, कारगिल, कारगिल सुना होगा आपने, कारगिल, गुड, लद्दाख, कारगिल, कौमा, किन्नौर, किन्नौर, KINNAUR, किन्नौर, कौमा, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, LAHAUL, लाहौल स्पीति, SPITI, लाहौल स्पीति, फुल स्टॉप। ओके, तो आपने ये देखा, अब ये हिमालय की ऊंचाई पर है, और ऊंचाई पर इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, कम है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से रात में यहाँ का कोल्ड बहुत ही टफ है। सोचिए हड्डी गलाने वाली सर्दी है यहाँ पर। लिखेंगे ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड टेम्परेचर इज वेरी लो, 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 temperature is very low. That's why cold is very tough here. That's why cold is very tough here. The temperature is very low. Low. That's why cold is very tough here. Cold is very tough here. Cold क्या है हमारे बच्चे, बहुत ही tough. Cold is very tough here. Okay, फिर लिखिएगा it is situated in range shadow area, it is situated in range shadow area of Himalaya, it is situated in range shadow area of Himalaya, range shadow area of Himalaya, range shadow area of Himalaya. That's why rainfall is minimum, that's why rainfall is minimum, that's why rainfall is minimum, इसलिए बात ये क्या है बच्चे, minimum। अच्छा लिखिए इंपॉर्टेंट ट्रीज याद रखिए, मैंने जंगल वाले चैप्टर में पूरा पढ़ाया है, ठीक है, मैं कुछ ही नाम बता दे रहा हूं, बाकी सब रिवीजन कीजिए। इंपॉर्टेंट ट्रीज आर ओक, OAK, पाइन, PINE, पाइन, बर्च, BIRCH, बर्च, रोडोडेंड्रॉन, रोडो, RODODENDRON, रोडोडेंड्रॉन etc. ओके, एंड इंपॉर्टेंट फिर लिखिएगा, एंड some species are in endangered position, and some species are in endangered position, मतलब कुछ स्पीसीज किस पोजीशन में बच्चे, इंडेंजर्ड, मतलब आप उनको खत्म करने के चक्कर में हैं, इंडेंजर्ड पोजीशन,
ओके, लिखिए जैसे लिखिए पहले तिब्बतन एंटीलोप, तिब्बतन एंटीलोप, TIBETAN, तिब्बतन एंटीलोप, ANTLOP, ओके। फिर वो अरे वो नहीं मिलता है हिमालय में, उसको बोलते हैं लियोपार्ड, लियोपार्ड लिखिए, लेपर्ड, LEOPARD, लेपर्ड। ये बहुत खतरनाक होता है, बर्फ से निकलेगा बर्फ में ले जाएगा, या खींच के ले जाएगा, खाता है खत्म कर देगा, हड्डी नहीं छोड़ता वो, उसको नमक में की जरूरत नहीं है, ऐसे टेम्परेचर कम है। या फिर लिखिए आइबेक्स, IBEX, आइबेक्स, कॉमा ब्राउन बियर, ब्राउन बियर, बियर समझते हैं आप लोग, ठीक, ब्राउन बियर, बियर भालू। फिर लिखिए ब्लैक नेक्ड क्रेन, ब्लैक नेक्ड काले गले वाला क्रेन, ब्लैक नेक्ड क्रेन, वो जो होता है सांस होता है लंबा सा होता है उसका, जो आपके चिल्का लेवल में बात है साइबेरियन क्रेन, हाँ क्रेन। फिर लिखिएगा एक्सेट्रा, लिखिएगा एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए ये दो हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है देखिए, तो इस वेजिटेशन में तो वेजिटेशन करा दिया है, नेक्स्ट क्या है, डेजर्ट हो गया, टुंड्रा बचा है, टुंड्रा लिख के डैश दे दीजिए, टुंड्रा लिख कर डैश दे दीजिए, टुंड्रा, TUNDRA, टुंड्रा, ओके, टुंड्रा। सबसे पहले टुंड्रा से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जानते हैं टुंड्रा वर्ड का मतलब क्या है? टुंड्रा वर्ड का मतलब बैरन लैंड, क्या? बैरन लैंड, बंजर भूमि जहां कुछ भी नहीं है, वही होता है टुंड्रा। लिखिएगा टुंड्रा मीन्स बैरन लैंड, टुंड्रा मीन्स बैरन लैंड, टुंड्रा मीन्स बैरन लैंड, BARREN, बैरन लैंड, टुंड्रा मीन्स बैरन लैंड। अब ये मिलता कहाँ है देखिएगा, इसका ट्रिक देखिएगा, यहाँ टैगा है, ओके, टैगा के ऊपर पोलर है, ओके, टैगा और पोलर के बीच ही कौन मिलता है? टुंड्रा, क्लियर है? लिखेंगे इट इज फाउंड बिटवीन, इट इज फाउंड इन द नॉर्थ ऑफ टैगा, it is found in the north of Taiga, it is found in the north of Taiga, in the north of Taiga and south of polar area, and south of polar area, and south of polar area, south of polar area दिख रहा है, which are देखिए वो दो टुंड्रा है, उसको थोड़ा सा केयर करना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर्कटिक टुंड्रा, हाँ क्लियर है, लेकिन विच आर आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा, ओके, एंड एल्पाइन टुंड्रा, एल्पाइन टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा, एल्पाइन टुंड्रा। लेकिन अगर साउथ में चले जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? एंटार्क्टिका टुंड्रा। तो क्या कीजिएगा कि मैंने आर्कटिक टुंड्रा की बात की, देखिए देख रहे हैं, एल्पाइन टुंड्रा की बात की ऊंचाई के लिए, लेकिन अभी इसकी बात नहीं की क्योंकि आर्कटिक टुंड्रा क्या है? छोटा है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे, उस पर तुरंत इससे तुलना कर लेंगे, तो फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू।